बताना चाहूंगा कि मोदी जी ने चाइना को गले से पकड़ लिया है, इसमें कोई शक नहीं है। वो किस तरह पकड़ा है मैं बताना चाहता हूं कि इन्होंने क्या क्या दुनिया के सामने प्रोग्राम रखे हैं। फाउंडेशन तो इन्होंने जाके जकार्ता में बना दी थी। इन्होंने कहा था कि हम कोविड के बाद जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है हम उसके बारे में बात करेंगे। तो जो सबसे पहले इन्होंने बात की है ब्रिक्स के गुब्बारे से हवा निकाल दी है मोदी जी ने, वो ये इस तरीके से कि चाइना चाहता था ब्रिक्स को एक्सपैंड किया जाए और अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया जाए। मैं समझता हूं कि G20 में जो अफ्रीकन यूनियन को मेंबरशिप दे के इन्होंने एक्सपैंड किया है, 15 मुल्कों को लपेट में लिया है, ब्रिक्स के गुब्बारे से हवा निकल गई है। दूसरी बात जो सबसे ज्यादा इस वक्त जो चाइना को बुखलाहट का निशान होना चाहिए, घबराना चाहिए उनको, क्योंकि सी पैक को भी उन्होंने नीचे गिरा लिया है। वो किस तरीके से गिराया है? शिपिंग और ट्रेन का जो इन्होंने प्रोजेक्ट दिया है कि यहां से दुबई तक, यहां तक मिडिल ईस्ट तक चीजें शिप की जाएंगी और उसके बाद ट्रेन में ना सिर्फ अफ्रीका बल्कि यूरोप में जाएंगी। ये जो सी पैक या BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था, उससे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और उसके बारे में अब मैं इस पे थोड़ा सा बोलना चाहूंगा कि इस वक्त जो BRI जो इनिशिएटिव था चाइना का, उसके बारे में क्या क्या एतराज लोग कर रहे हैं। लोग ये कहते हैं कि ये एक डेट ट्रैप था स्मॉल कंट्रीज को उसमें फंसाने के लिए, और चाइनीज वाकई ही जब किसी को सूद देते हैं तो एक लंबा चौड़ा उसके रिटर्न में मांगते हैं। इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होता है कि आपके BRI की जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव था, लोग उससे पहले ही जो है वो बेजार हो चुके हैं। उसकी एक सबसे बड़ी मिसाल है कि इटली ने ऐलान कर दिया है कि हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से निकलना चाहते हैं। इस मौके के ऊपर जिन मुल्कों ने उसका तोड़ निकाला है, जो भारत ने तोड़ निकाला है, जो इंडिया ने तोड़ निकाला है, मोदी जी ने निकाला है, जो सबसे ज्यादा 3 मुमालिक हैं जिन्होंने शिपिंग और ट्रेन के जो प्रोजेक्ट है उसको जो सपोर्ट करने वाले हैं, एक सऊदी अरेबिया है, दूसरा UAE है और तीसरा इजराइल है। अब मैं इस पे बोलना चाहूंगा कि 3 मुल्कों का कंपैरिजन किस तरह किया जाएगा। कंपैरिजन इस तरह मैं करना चाहूंगा कि इनमें से 3 मुल्कों में से ज्यादा मुल्क, इसमें कई काफियां लिखी है, 3 लीड कर रहे हैं। एक तो ऑयल रिच कंट्री है, और जब से रशिया के ऊपर एम्बार्गो लगा है, दुनिया में 2 मुल्कों की इकॉनमी ने सबसे ज्यादा ग्रो किया है। एक सऊदी अरेबिया है और दूसरा कुवैत है। इस वक्त वो कैश से लदे पड़े हैं। इस वक्त आगे भी वर्ल्ड बैंक ने फोरकास्ट किया है कि सऊदी इकॉनमी 8.7% पे जाके आगे ग्रो करेगी। तो वो इस वक्त जो तीनों ममालिक हैं, और वो आप इस वक्त भारत के साथ हैं। तीसरा मुल्क इजराइल है। उस मुल्क की उसकी खूबसूरती क्या है? इजराइल, आपको मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी टेक के स्टार्टअप होते हैं वो इजराइल से शुरू होते हैं। दूसरी बात बताना चाहूंगा कि अमेरिका उनके साथ है, बाइडेन उनके साथ है। टेक्नोलॉजी और पैसा जब साथ आता है, और उसके बाद इंडिया का यूथ जब आएगा सामने, साथ आएगा, और इंडिया का पढ़ा लिखा तबका जो कि टेक के ऊपर मैनिपुलेट कर रहा है दुनिया को, जब वो साथ लगेगा, मेरे ख्याल में चाइना इसका तोड़ नहीं निकाल सकेगा। अगला पॉइंट मैं यही कहूंगा कि इस वक्त चाइना और दुनिया के सामने जो प्रोजेक्ट ये रखा है मोदी जी ने, इसका तोड़ निकालना बड़ा मुश्किल है। इस वक्त जब से ये इस चीज का ऐलान किया है, मेरी नजर में चाइना को परेशान होना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम कहां जा रहे हैं। अब उससे मैं अगले पॉइंट पे जाना चाहूंगा कि इस पॉइंट को मैं देख रहा था, लूला सिल्वा अगली यहाँ के इसके बाद अगली प्रेसिडेंटशिप G20 की जा रही है ब्राजील के अंदर। ब्राजील के लूला सिल्वा जो थे, उनका मैंने इंटरव्यू सुना है, और जिस तरीके से उन्होंने एक खास बात में जो मेरी नजर में आई है, उन्होंने तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि भारत जहां चांद पर लैंड किया है, आज तक उस जगह के ऊपर ना अमेरिका जा सका है ना रशिया जा सका है। मैं एग्री करूंगा उनसे कि वाकई, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। देखो, और उसमें $75 मिलियन में वहां जाना, और सन का जो तजर्बा करना $46 मिलियन में, ये भी उन्होंने लूला सिल्वा जी ने बात की है। उन्होंने कहा है कि अगली सदी वाकई ही इंडिया की सदी है, जो कि मोदी साहब पहले जकार्ता में क्या क्या आ चुके थे। यहाँ पे ये भी मेंशन करना चाहूंगा कि उन्होंने तकरीबन 15 मिनट जो भारतीय मूवी है RRR, उसके बारे में उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा कि दुनिया में हर एक को देखनी चाहिए। आई वाज सरप्राइज्ड विद इट। अब उससे आगे मैं बात करना चाहूंगा
कि इस स्याको सबाक को पढ़ते हुए अमेरिका ने इंडोर्स कर दिया है कि भारत को यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में सीट का हक बनता है। और साथ ही जिसने खुशी का इजहार किया है वो तुर्की के तैयब अर्दगान है। उन्होंने कहा कि अगर भारत अगर जाता है, भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर जगह मिलती है तो दिस विल बी अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज। मैं इन सब चीजों के ऊपर मैं खुश हूं कि ये सारी चीजें लीडरशिप अल्टीमेटली came to South Asia, came to भारत, और मोदी जी हैज डन अ वंडरफुल जॉब। मैं जिस तरह कहता हूं, खुदा करे, जिस तरह मैं हमेशा कहता हूं, खुदा करे कि हमें पाकिस्तान में मोदी जी जैसी कोई लीडरशिप मिले जो नेशनलिस्ट हो और भारत के मॉडल को अडॉप्ट करें। मैं हमेशा यही कहूंगा। और दूसरा इसमें एक सेटबैक भी था। मैं आखिरी पॉइंट, सॉरी सर, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया। ये आपके पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बाकी के पॉइंट जो उनसे ऑडियंस तक लेकर जाएंगे, लेकिन आपने तुर्की की बात की है। पाकिस्तान में पहले ये कंसेप्ट रहा सऊदीया हमारे साथ है, सऊदीया हमारे साथ है। फिर ये कंसेप्ट आया जी तुर्की हमारा रोल मॉडल है, तुर्की हमारे साथ है। पूरी दुनिया में जो सा पाकिस्तान और तुर्की मिलके इस्लाम को जो सा वो झंडे को लहराएगा। लेकिन अभी G20 की मीटिंग में या इससे पहले भी जिस तरीके से हम देख रहे हैं, तुर्की हो, इजिप्ट हो, सऊदी अरेबिया हो, UAE हो, बांग्लादेश हो, ये सारे इस्लामिक कंट्रीज जिस तरीके से इंडिया के साथ अपना एक रिलेशन बेहतर करते नजर आ रहे हैं, और इंडिया भी सबको इक्वली लेके चल रहा है। आपने बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके बारे में भी न्यूज सुनी होगी, जिस तरीके से जो बाइडेन के साथ मुलाकात करवाई गई है, मीटिंग करवाई गई है, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने प्रॉपर उन्हें जो है वो मोटिवेट किया कि भाई आप मीटिंग करें, 1-to-1 मीटिंग करें। तो ये आपको नहीं लगता कि वाकई में जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का एक मोटिव है, जो बताया जाता है कि भाई वन वर्ल्ड वन, मतलब इस तरीके से वन वर्ल्ड वन नेशन या वन वर्ल्ड फॉर ऑल, इस तरीके से जो उनका एक मोटिव है उसे वाकई में वो पूरा करते नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली। यहाँ पे चॉइस साहब एक और मैं इस्लामिक कंट्रीज के हवाले से बात करना चाहूंगा। इस्लामिक उम्मा का कॉन्सेप्ट जो कहा जाता था कि इस्लामिक वर्ल्ड सारे कंट्रीज एक साथ है, ये कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। उसकी वजह यह है सारे इस्लामिक कंट्रीज अपने इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन लेते हैं। यहां पे मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि आपकी 7 मिडल ईस्टर्न स्टेट्स ने मोदी जी को बुला के हाईएस्ट अपने नेशनल अवार्ड दिए हैं, इसमें कोई शक नहीं। अब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा जो ये खासकर मैंने देखा वो हमारे जो मुसलमान मुल्कों के साथ एक तनाव चलता रहता है कि लीडरशिप, कभी OIC की लीडरशिप में कंपटीशन शुरू हो जाता है, कभी सऊदी अरेबिया, कभी टर्की और कभी इंडोनेशिया। तो मेरे ख्याल में ये गलत अप्रोच है। जब आपने अगर इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन लेने हैं तो फिर ओपन सब सामने आके ओपन अपने डिसीजन लें। लेकिन मैं जिस तरह हमेशा इस चीज का सबसे बड़ा एडवोकेट रहा हूं कि पड़ोसियों के साथ और बिलखसूस पाकिस्तान भारत के रिलेशनशिप बेहतर होना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान के लिए सब मैटर ऑफ सर्वाइवल। ऐसा ही है सर। आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है उनकी तरफ चलते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट थे। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए किया कि ये बहुत इस टाइम मेरे माइंड में क्वेश्चन था कि जिस तरीके से पूरे दुनिया के कंट्रीज जो उनसे रिलेशन बेहतर कर रहे हैं, हम अपनी अलहदा से ही 1.5 ईंट की मस्जिद बना के बैठे हैं कि भाई हम मुस्लिम उम्मा और मुस्लिम उम्मा का जो सा है इत्तेहाद है। हमें कोई मुस्लिम उम्मा पूछे ना पूछे, हम पूरी दुनिया के इस मुसलमानों के ठेकेदार बने हैं। सर नेक्स्ट पॉइंट जरूर आप बताइएगा हमें G20 को लेके। नेक्स्ट मेरा पॉइंट यही था सबसे बड़ा, जो मैं समझता हूँ हमारे पाकिस्तान के हवाले से, कि MBS पाकिस्तान में नहीं आए हैं। और खासकर जिस तरीके से हमें सोचना चाहिए कि इजराइल और सऊदी अरेबिया के रिलेशनशिप ठीक हो रहे हैं, जिनका इतना बहुत बड़ा गैप था आपस में। आपको सोचना चाहिए अगर सऊदी अरेबिया और ईरान एक टेबल पर बैठ सकते हैं, सऊदी अरेबिया और इजराइल एक टेबल पर बैठ सकते हैं, तो पाकिस्तान भारत एक टेबल पर क्यों नहीं बैठ सकते? ये पाकिस्तान का चाहिए। और फ्यूचर के अंदर भी मैंने माजी के अंदर देखा है कि कोई भी चीज अगर फलस्तीन में या किसी इस्लामिक मुल्क में होती है, वहां सारा कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। पाकिस्तान में दुकानों को आग लगा दी जाती है, लोगों को सड़कों पे गोलियां मार दी जाती हैं। इन चीजों से बाहर निकलना होगा आपको। 21st सेंचुरी, आई थिंक दिस इज अ जियोइकोनॉमिक सेंचुरी, इज नॉट द सेंचुरी फॉर द वॉर और दहशतगर्दी। मेरे ख्याल में हमें सोचना होगा कि वेयर वी स्टैंड एट और वेयर व्हाट इज आवर डायरेक्शन। अपने बच्चों को इंग्लिश और मैथ की तरबियत दें, उनको सिखाएं पाकिस्तान से मोहब्बत करना कैसे करनी है, पाकिस्तान को बचाना कैसे है, बजाय किसी सियासी पार्टियों के पीछे लग के आप अपना मुस्तकबिल खराब करें। आपको चाहिए कि सोचें कि पाकिस्तान से मोहब्बत करना शुरू करें। पाकिस्तान सोच बदलो। ऐसा ही है सर। एक और चीज,
आईएमएफ के सामने पाकिस्तान को जो सा है वो मतलब आईएमएफ पाकिस्तान को नाच नचाता नजर आता है। तरले मतलब ये अगर मैं डायरेक्ट सीधे अल्फाज में बोलूं तो तरले हम करते हैं आईएमएफ के सामने जाके कि हमें इतने डॉलर दे दो, इतने मिलियन इतने बिलियन डॉलर दे दो, वरना हमारी इकॉनमी नहीं चल पाएगी, पाकिस्तान नहीं चल पाएगा। उसी आईएमएफ की जो प्रेसिडेंट हैं वो दिल्ली में डांस करती नजर आती हैं, यानी कि जिन्हें पाकिस्तान जो पाकिस्तान को नचाते हैं दिल्ली में जाके वो नाचते नजर आते हैं। बिल्कुल, आप ना सिर्फ वहां आईएमएफ की हेड थी, वहां पे वर्ल्ड बैंक के अजय बंगा जो कि भारतीय निजात है, वो भी उनको भी देखा गया है, तस्वीरें खिंचवा रहे थे। लेकिन यहाँ पे देखना चाहिए कि भारत इस वक्त दुनिया की जरूरत बन चुका है। भारत को दुनिया की जरूरत नहीं है, दुनिया को भारत की जरूरत है। उनके $600 बिलियन के फॉरेन रिजर्व हैं, उनका डायस्पोरा स्ट्रांग है, तालीम स्ट्रांग है, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी स्ट्रांग है। तो फिर जाहिर है जब आप इस लेवल पे पहुंच जाएंगे तो दुनिया आपके इशारों पे नाचेगी बजाय कि आप उनके इशारों पे नाचें। ये वाकई भारत ने इस चीज को प्रूव कर दिया है। मेरे ख्याल में बहुत जरूरी है कि हमारे पाकिस्तानी लोग, मेरे भाई और बहन, सब इन चीजों को देखें, वॉच करें कि वेयर वी स्टैंड, हमें भी इन चीजों को फॉलो करना फॉलो चाहिए करना मेरे है। ख्याल। और ये डिस्कशन करने का मतलब भी यही होता है। नो डाउट पाकिस्तान में भी इस तरीके से कंसेप्ट ही नहीं आया, मतलब इन चीजों को डिस्कस ही नहीं किया जाता। हमारे यहाँ पे आज भी जो डिस्कस किया जाता है वो मीम्स को डिस्कस किया जाता है। हमारे यहाँ पे जो चीजें वायरल होती हैं वो फनी, मतलब कोई करेक्टर वायरल हो जाता है या कोई मतलब इस तरीके से कोई ना कोई हमें चीजें देखने को मिलती हैं। लेकिन इंडिया में अगर यूथ की खासतौर पे बात करें, वो देखते हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स को, वो देखते हैं वर्ल्ड अफेयर्स को, वो देखते हैं कि जियो पॉलिटिक्स किस तरीके से चेंज होती नजर आ रही है। ये कंसेप्ट पाकिस्तान में सर कैसे आएगा आपके ख्याल से? पाकिस्तान की यूथ ये चीजें जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जो आज इंडिया में चीजें चल रही हैं, शायद 10 साल बाद या 20 साल बाद पाकिस्तान की यूथ को समझ आए, ओ हो हमें तो ये भी चीजें देखने की जरूरत थी। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान के बच्चों को मैं एक ये बताऊंगा, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी उनके हाथ में है। उनके हाथ के अंदर एक स्मार्टफोन मौजूद है जिसपे वो सारा दिन उर्दू के अंदर उर्दू में ट्वीट करते हैं, उर्दू में मीम बनाते हैं, अपॉर्चुनिटी को मिस करते हैं। उन्हें सोचना होगा कि इसी पाम से, इसी हाथ में जो स्मार्टफोन है, यहां से पैसे किस तरह बनाने हैं, गूगल के कारोबार किस तरह करना है, यूट्यूब पे जिस तरह चौधरी साहब आप खुद कर रहे हैं, ना सिर्फ कौम की खिदमत कर रहे हैं बल्कि एक कारोबार भी कर रहे हैं। डेफिनेट। बच्चों को सीखना होगा कि अमेजोन के ऊपर स्टोर किस तरह बनाने हैं, अपनी सर्विसेज को किस तरह ऑफर करना है। बच्चों को आगे सोचना होगा कि जिन लोगों के पीछे लगे हैं उनके बच्चे तो लंदन और अमेरिका पढ़ रहे हैं, हमारा मुस्तकबिल क्यों तबाह किया जा रहा है। ये हमारी कौम को सोचना होगा, इसके बगैर गुजारा नहीं है। बल्कि मैं ये चाहूंगा, बल्कि मैं समझता हूं कि हर बच्चे को चाहिए कि भारत की स्टोरी को देखे, भारत की स्टोरी को सीखे कि ये भारत ने तरक्की किस तरह की है। आप बजाय कि आप वेस्टर्न सिविलाइजेशन के मॉडल को देखें, वो मॉडल आपको सूट नहीं करता, आपको इंडिया का मॉडल सूट करता है। जो आप जैसे लोग हैं, अगर आप उनकी मूवीज देख सकते हैं, अगर आप उनके गानों पे नाच सकते हैं, तो उनकी तरक्की को कॉपी क्यों नहीं करते? आप वो क्यों नहीं देखते? स्टोरी 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 का दूसरा रुख भी देखें कि उन्होंने पूरी दुनिया में तरक्की किस तरह की है। ये फैसला आपने खुद करना है, अपने मुस्तकबिल का फैसला आपको चाहिए कि आप खुद करें, बजाय के कोई लुटेरे जिनके सबके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं वो आपके मुस्तकबिल का फैसला करें। ये मेरा ख्याल में ये आज नहीं तो कल चॉइस सब में बच्चे, हमारे बच्चों को ये फैसला करना होगा। आज अभी तक बच्चे जो हैं वो सड़कों पे बेजार होकर फिर रहे हैं, उनको बार बार जिहाद की तलकीन की जा रही है। मेरी ये ख्वाहिश होगी कि आपने अगर जिहाद करना है तो जिहालत के खिलाफ करें, जिहाद करना है तो अपनी गुर्बत के खिलाफ जिहाद करें। ये जिहाद का मतलब इतना आसान नहीं है, इसको प्लीज इसके बारे में पढ़ें। ये जो लोग आपको गुमराह कर रहे हैं, आप कोशिश करें कि आप इज्तनाब करें उनसे। ऐसे ही है सर। आपने वर्ल्ड बैंक की बात की, अजय बंगा साहब की बात की, तो उन्होंने ही अभी G20 में यहाँ दिल्ली में ही एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने बोला कि आई एम बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मेड इन इंडिया। तो मतलब आज जिन लोगों को हम फॉलो करना चाहते हैं या जिन कंट्रीज को हम फॉलो करना चाहते हैं या जिन अदारों की तरफ हम ऐसे तरसी हुई निगाहों से देखते हैं, वो लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि भाई हम तो बेस्ट एग्जाम्पल हैं मेड इन इंडिया की, और यानी अपने आप को इंडिया के साथ, भारत के साथ जोड़ के वो प्राउड फील करते हैं। ऋषि सनक की बात करें, उन्होंने भी विजिट किया दिल्ली का और वहां के मंदिर का विजिट किया, वहां पे जाके उन्होंने स्टेटमेंट दी जो कि बहुत वायरल रही। और इस तरीके से आपको क्या लगता है हमें क्यों शर्म आती है? देखिए अगर 1947 से पहले की बात करें, हम भी तो भारतीय थे, हम भी तो हिंदुस्तान में रहने वाले थे, बरसगीर में रहने वाले थे। आज हम ये अगर कोई कह दे पाकिस्तान में कि भाई, अगर लेट्स सपोज मैं ही कह दूं कि भाई मैं पहले इंडिया में रहता था, पहले भारत में रहता था, मेरे बड़े भारत में रहते थे, मैं एक इंडियन ओरिजिन हूं, तो शायद मुझे तो जो सा वो दूसरे दिन ही पाकिस्तान से निकाल दिया जाए।
तो हमें ये किस चीज की शर्म है? ये क्या सर आप इंडियन ओरिजिन नहीं है? नहीं, मैं बिल्कुल इंडियन ओरिजिन, ऑफ कोर्स। ये भारत भारत की जो अगर देखा जाए तो हिस्ट्री 1 साल से पुरानी, 1000 साल से पुरानी हिस्ट्री है। वी वर वेरी सिविलाइज। अशोका सिविलाइजेशन के बारे में बात करें, आप गुप्ता सिविलाइजेशन के बारे में बात करें, हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में बात करें, यूरोप और दूसरे ममालिक ने तो बहुत बाद में तरक्की की है। हमारी सिविलाइजेशन तो बहुत ज्यादा एडवांस थी, बहुत ज्यादा डेवलप थी अगर देखा जाए, और हमें उस पर प्राइड होने चाहिए। शोएब साहब, मैं बिल्कुल आपकी बात से 100% एग्री करूंगा। आपको पता है, जब मैं जहां भी जाता हूं हमेशा सबसे पहले, ना सिर्फ आप पाकिस्तान की बात करते हैं, मैं तो मंडी बहादुरगंज की बात करता हूं, जहां से मेरा स्टार्ट है सारा कुछ। मेरी प्राइड है इस चीज के अंदर, मेरी पंजाबी जबान के अंदर प्राइड है। यही इश्यूज हैं हमारे, कई सोशल प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर कि हमने पंजाबी को, अपने कल्चर को हम छुपाते हैं। हम समझते हैं कि बेबी इस ये एक हमें लुक बैड और डजंट लुक राइट, और हम कूलनेस के चक्कर में पड़े रहते हैं, हम एक दूसरे के स्टेटस को के चक्कर में पड़े रहते हैं, लेकिन अपने ओरिजिन को आप छुपा नहीं सकते। मैं पाकिस्तानी हूं, मैं 10 मील से पाकिस्तानी नजर आता हूं, मैं पाकिस्तानी पैदा हुआ था, मैं पाकिस्तानी ही मरूंगा, इसमें कोई शक नहीं है। एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मेरी मदरलैंड है पाकिस्तान। ये किस तरह हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान हो जो अपनी मां को पहचानने से इनकार कर दे? इट इज नॉट पॉसिबल। मैं चाहूंगा कि बच्चे जहां भी हैं अपनी मां को पहचाने, उसमें प्राइड हासिल करें, और कोशिश करें कि पाकिस्तान के नाम को अगली स्टेज पर लेकर है, और होगा। मैं आज भी पूरी उम्मीद हूं, मैं ना उम्मीद नहीं हूं बिल्कुल। चौधरी साहब, हर्डल्स इसमें आ रही हैं, लेकिन मायूसी गुनाह है। आज भी मेरी उम्मीद है अपने आर्मी चीफ साहब के हवाले से, उन्होंने ईसीएल में 1000 लोगों के नाम डाले हैं, उन्होंने प्रोसेस एक शुरू कर दिया है, एक उम्मीद की किरण मौजूद है। और मैं समझता हूं कि मेरे बच्चों को, जिनसे मैं हमेशा एड्रेस करता हूं चौधरी साहब आपके प्लेटफॉर्म से, उनको सबसे पहले ये कहूंगा कि भारत के मॉडल को स्टडी करें, जिस तरह उन्होंने प्रूव किया अपने आप को। पूरे कंट्री को डिजिटाइज उन्होंने तकरीबन, मैंने उनके यूपीआई की हिस्ट्री पढ़ रहा था चौधरी साहब, सिर्फ 8 साल के अंदर उन्होंने हर बंदे के हाथ के अंदर क्यूआर कोड दे दिया है, तकरीबन 8 से 10 साल में। मेरी भी ये ख्वाहिश होगी, बल्कि बात चल रही है। अगले दिन जो हमारे आर्मी चीफ साहब ने मुलाकात की लाहौर के अंदर, वहां पे बात हुई है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी करेंसी का अपना पेमेंट सिस्टम होना चाहिए, अपना वीजा मास्टर कार्ड होना चाहिए। वी आर बिहाइंड, लेकिन देखें, इसमें उम्मीद रखनी चाहिए और बेहतर होगा इंशाल्लाह। जी। अच्छा सर, बिल्कुल मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ। डेफिनेटली मुझे भी अगर उम्मीद है कोई बेहतरी की, मतलब ये है कि मैं सोच रखता हूँ तो ही ये सारी एफर्ट कर रहा हूँ। बहुत से इल्जामात भी झेलने पड़ते हैं, बहुत से टैग भी अपने ऊपर लगवाने पड़ते हैं। कभी कोई एजेंट कहता है, कभी कोई कहता है कि ये पैसे लेके प्रोग्राम करता है, लेकिन मुझे पता है कि भाई पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अगर हमने कुछ करना है तो सबसे पहले अपनी गलतियों को सुधारना है, अपनी गलतियों को मानना है, और हमें सीखना है। उन लोगों से सीखना है जिनके साथ हम कई 100 साल रहे हैं। उन लोगों से नहीं सीखना जो हमारे ऊपर आके हुक्मरानी करके गए, हमें गुलाम बना के गए, हमें उनसे नहीं सीखना। सर मुझे लास्ट में ये चीज बताइएगा कि जिस तरीके से अभी इंडिया G20, भारत में जो G20 का इवेंट रहा, समिट रहा, वहां पे तकरीबन 32 कंट्रीज के जो हेड ऑफ स्टेट हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट वगैरह हैं, वो आए थे। और हर एक को, चाहे कोई थोड़ा नॉर्मल कंट्री है या पावरफुल कंट्री है, इंडिया ने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत वार्म वेलकम किया। चाहे वो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हो या वो यूएस के प्रेसिडेंट हो, सबको बड़ा अच्छे तरीके से ट्रीट किया गया, वार्म वेलकम किया गया। और खास तौर पे अभी जो मेलोनी है, जो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर की वाइफ है, उनके साथ एक मतलब वो चीज वायरल नजर आ रही है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से खुश अखलाक तरीके से सबके साथ मुलाकात की गई है? देखिए, सबसे पहले तो मैं समझता हूं कि मोदी जी का जो इसको एजेंडा इन्होंने नाम दिया था कि वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर, मैं समझता हूं इस रिमार्केबल। उसमें उनकी ख्वाहिश नजर आती है कि उनका फ्यूचर के अंदर उन्होंने जो टोन सेट की है, वो टोन क्या है, उसमें इंक्लूसिवनेस, हर एक इंसान को, हर कंट्री को इंक्लूड करने की उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया है, और उन्होंने करके दिखाया है। जो बांग्लादेश के साथ उन्होंने जो बाइडन साहब के जो उनके रिलेशनशिप कोई खराब थे, वो ठीक करने की कोशिश की है वहां पे, ये सामने प्रूफ हो इसका नजर। और कई कंट्रीज को एज उन्होंने वो बसर इनवाइट किया था, उनको ऑब्जर्वर एज इनवाइट किया था। मैं समझता हूं कि आइंदा फ्यूचर के अंदर पाकिस्तान ने भी बेबी स्टेप्स लिए हैं। शहबाज शरीफ साहब आए थे, उन्होंने न्यू दिल्ली अपने हाई कमीशन ऑफिस के अंदर ट्रेड मिनिस्टर को भेजा था, लेकिन हमारा अफसोस इस बात का होता है कि एक कदम आगे जाके 2 कदम पीछे आ जाते हैं, कंफ्यूज है, नर्वस है। लेकिन इस चीज में मेरे ख्याल में आपको आगे बढ़ना चाहिए। एक दूसरे 2 ममालिक के अंदर जो अपनी
अपने शक और शुबहात है वो क्लियर करने चाहिए। जो सबसे ज्यादा एलिगेशन पाकिस्तान के ऊपर लगाई जाती है भारत की तरफ से कि दहशतगर्दी और क्रॉस द बॉर्डर जो कुछ हो रहा है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान को चाहिए अपनी पोजीशन को क्लैरिफाई करे। इफ यू आर नॉट इन्वॉल्व, मेक श्योर दैट इंडिया इज सेटिस्फाइड ऑन दैट, और उसके बाद बेबी स्टेप्स लें ताकि दोनों ममालिक के अंदर इत्मीनान बहाल हो सके। देखिए, मैं समझता हूं कि मोदी साहब जब नवाज शरीफ साहब के घर आए थे, उन्होंने बहुत बड़ा अपना एक डिसीजन लिया था। बिलखसूस अगर कहा जाए तो पॉलिटिकल इक्विटी उन्होंने अपनी पूरी दांव पे लगा कर आए थे। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को भी चाहिए कि इसी तरह के स्टेप्स ले फ्यूचर में, जिससे भारत का जो है वो जो इत्मीनान बहाल हो सके। और इट इज नॉट, देखिए डिप्लोमेसी के अंदर यू नेवर शट डाउन द डोर, पॉसिबिलिटीज आर ऑलवेज देयर। ऑस्ट्रेलिया से दालें मंगा रहे हैं तो भारत से दालें क्यों नहीं आ सकती? अगर आपको किसी चीज की जरूरत, सब्जियां आप भारत से क्यों नहीं आ सकती? लाहौर से 100 किलोमीटर के फासले पे दुनिया की हर चीज पॉसिबल हो रही है, उन्हीं चीजों की कॉपी करनी चाहिए मेरे ख्याल।